सवाना की वर्षा ऋतु में बारिश का पीछा करते ये झुंड हरे भरे चरागाह की तलाश में उत्तर की तरफ जाते हैं। लाखों की संख्या में मैदानों को पार करते इनके पैर धरती को हिला देते हैं। इन्हें घास के मैदानों के पीछा करते आम शिकारियों से तो बचना ही होता है, साथ ही मगरमच्छों से भरी कई बड़ी नदियों को भी पार करना पड़ता है। हालांकि माइग्रेशन अजीब सा दिखाई दे सकता है, लेकिन रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जगह के इस बदलाव में पूरे झुंड की सहमति होती है। सबका लक्ष्य एक ही है, जिससे पूरे झुंड को फायदा होगा। रास्ते में आने वाली रुकावटों पर जीत हासिल करने के लिए ये जीव आजमाइशों को दोहरा सकते हैं। विल्ड बीस्ट्स का शिकार करने वाली बड़ी बिल्ली से भी ज्यादा उनके लिए एक और खतरा है, जिसे कृषि या खेती कहते हैं। मवेशियों से और चरने के हक के लिए मुकाबला करते पालतू जीवों में बीमारियां फैलाने के लिए दोषी ठहराए जाने वाले विल्ड बीस्ट की गिनती पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कम हुई है, क्योंकि इन्हें घास चरने के पुराने इलाकों और माइग्रेशन के रास्तों से दूर रखा गया। विल्ड बीस्ट की चरने की आदतें सवाना की मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए और आग लग जाने के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती हैं। किसानों और इनका बचाव करने वाले मानते हैं कि घास के मैदान के कीमती पर्यावरण को कायम रखने के लिए विल्ड बीस्ट्स की मौजूदगी जरूरी है। विशाल खुली जगह जिस परिवेश की खासियत हो, वहां रफ्तार एक बहुत कीमती खूबी है। लेकिन बेरहम सवाना में सबसे तेज रफ्तार वालों के लिए भी जिंदगी आसान नहीं है। जमीन का सबसे तेज रफ्तार वाला जीव है चीता, और इसका विकास सिर्फ रफ्तार के लिए ही हुआ है। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाते हैं। लेकिन तेज रफ्तार एक खूबी है और कंट्रोल दूसरी। हालांकि चीते अपनी रफ्तार के लिए मशहूर हैं, लेकिन घास के मैदानों में इनकी कामयाबी का राज है इनकी फुर्ती। जब चीता अपनी पतली कमर को लहराकर उछाल मारता है, तो पीछे की तरफ आधे मुड़ सकने वाले इनके पंजे घास के मैदान में इन्हें ट्रैक्शन देते हैं, और लंबी पूंछ स्थिरता के लिए पतवार का काम करती है। बड़ी बिल्लियों में चीता सबसे छोटा होता है। दुबले पतले ढांचे वाला चीता सिर्फ मध्यम आकार के शिकारियों को टारगेट कर सकता है। हालांकि इसके पास खुद के बचाव के लिए बहुत कम साधन हैं। अपने 50% शिकार को मैदान के दूसरे जीवों को भेंट चढ़ाने वाले चीते को जिंदा रहने के लिए अपने बर्ताव में ही बदलाव करने पड़े। मुकाबले से बचने के लिए सुबह जल्दी या ढलती दोपहर को शिकार करते चीते अपने शिकार को फौरन खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दूसरे जीवों के आने से पहले उन्हें शिकार को खाने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए। सवाना में जिंदा रहने के लिए इन बदलावों के बावजूद चीते को शिकार करने में सिर्फ 50% कामयाबी ही मिल पाती है। बड़ी बिल्लियों में इतनी खूबियों वाले चीते को भी बदलावों को सबसे कम अपनाने वाला जीव माना जाता है। यहां तक कि अफ्रीका के प्राकृतिक उद्यानों में, जहां दूसरी बिल्लियां पनप रही हैं, चीतों पर अपने से बड़े मुकाबलेबाजों का दबाव बहुत ज्यादा है। इन्हें हद से बाहर खदेड़ दिया गया, जिससे इनका टकराव किसानों से होता है। 20वीं सदी के दौरान अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से में इनकी स्पीशीज खत्म हो जाने का खतरा झेल रही थी। अब छोटे चीतों की संख्या में ठहराव आया है और कुछ देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। अपनी दुनिया के बदलावों को अपनाना चीतों के लिए शायद आसान नहीं है, लेकिन जिंदा रहने की उनकी लड़ाई अभी जारी है। जिराफ। अफ्रीकी घास के मैदानों के चुनौती भरे माहौल में रहने वाले जीवों ने यहां जिंदा रहने के लिए बहुत से बदलावों को अपना लिया है। ये मैदान दुनिया के न सिर्फ सबसे तेज और सबसे बड़े जीवों का घर है, बल्कि ये सबसे लंबे जीव जिराफ का भी घर है। 5.5 मीटर तक लंबे नर जिराफों के साथ भारी भरकम जीवों की ये स्पीशीज घास के मैदानों की एक और खूबी है। अपने आकार के बावजूद ये बहुत कम दिखाई देते हैं। खाल के खास पैटर्न की वजह से
इनके विशाल शरीर का आकार दिखाई नहीं देता और ये सवाना के जंगलों में घुल मिल जाते हैं। हर जिराफ का पैटर्न उसकी अपनी खूबी है। माहौल में घुल मिल जाना कम उम्र के जिराफ के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि छोटे साइज के जीवों को शिकारियों से ज्यादा खतरा होता है। तकरीबन 2 मीटर लंबी और 270 किलोग्राम वजन वाली जिराफ की गर्दन इसका सबसे अनोखा बदलाव है। दरअसल ये एक राज ही है। जिराफ की बढ़ी हुई गर्दन के लिए साइंस का पुराना तर्क है, कुदरती चुनाव। अपनी लंबी गर्दन से वो उन पत्तियों तक पहुंच पाते हैं जो उनके मुकाबलेबाजों की पहुंच से दूर होती हैं। जिराफ के पास वो साधन है जो दूसरे शाकाहारी जीवों के पास नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ साइंटिस्ट्स ने सवाल उठाया है कि क्या जिराफ की गर्दन खाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सेक्सुअली मजबूत दिखाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। नर जिराफ को मेटिंग करने के लिए मुकाबला करना पड़ता है और वो अपनी गर्दन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेकिंग कहलाने वाली इन लड़ाइयों में नर एक दूसरे की गर्दनों पर वार करते हैं और सींगों वाले सिरों को टकराकर जोर जोर से आवाज निकालते हैं। अगर लंबी और ताकतवर गर्दन वाले जिराफ इन मुकाबलों को जीतते हैं तो हो सकता है कि प्रजनन का यह चुनाव ही जिराफ की गर्दन के लिए इस विकास की वजह हो। सवाना के विशाल मैदानों में जिराफ की लंबाई उन्हें खास फायदा देती है, लेकिन वो अपने दिल की बदौलत ही इतने ऊंचे खड़े रह पाते हैं। इनके विशाल शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए 11 किलोग्राम वजन वाला उनका बड़ा सा दिल हर मिनट में 150 बार धड़कता है। ये रफ्तार इंसान की धड़कन से दोगुनी है। मैदानों में दूर तक मिलने वाले बबूल के पेड़ को खास तौर पर पसंद करने वाले इन जिराफों ने बारिश और गर्मी दोनों ही मौसम में खाना बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। अपनी लंबी 2 हिस्सों में बटी जीभ से ये पत्तियों को पकड़ते हैं। ये हर रोज तकरीबन 34 किलोग्राम वनस्पति खा लेते हैं। जिराफ की पानी की तकरीबन सारी जरूरत भी उन्हीं पत्तियों से पूरी हो जाती है जिन्हें वो खाते हैं। यानी उन्हें 3 दिन में 1 बार पानी पीने जाना पड़ता है, जिससे उन्हें सवाना के पोखरों पर मगरमच्छों और दूसरे शिकारियों के हमलों का खतरा बहुत कम झेलना पड़ता है। इंसान की आबादी ने सवाना के नजारे को बदल दिया, जिसका असर जिराफ की संख्या पर पड़ा। लेकिन वो इस बदलते माहौल को अपना रहे हैं। मवेशियों के बराबर खड़े रहकर पेट भरने वाले जिराफ मवेशियों से सीधा मुकाबला नहीं करते। खेती के साथ जिराफ का जो तालमेल दिखाई देता है, वैसा तालमेल जंगल के ज्यादातर जीवों के बस की बात नहीं है। वर्ल्ड ऑफ द वाइल्ड। सवाना के घास के अनोखे मैदान और कम घने जंगलों का माहौल जीवों के कुछ चौंका देने वाले बदलावों का साक्षी है। अफ्रीकी महाद्वीप पर हमने शेर, हाथी, विल्डबीस्ट, चीता और जिराफ देखे, लेकिन घास के इन मैदानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन्हें इंसान की बढ़ती आबादी से खतरा है। दुनिया की बदलती जलवायु भी सवाना के माहौल को डगमगा रही है। अफ्रीकी महाद्वीप के सवाना और उसमें रहने वाले जीवों को बचाने की तरफ नेचर रिजर्व्स को बनाना पहला जरूरी कदम है। लेकिन इस बेमिसाल और नाजुक पर्यावरण के भविष्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी दरअसल सारी दुनिया की है।
यहाँ शिकार मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि भूखे शेर एक दूसरे को ही मरने मारने पे उतारू रहते हैं। इलाका हथियाने के लिए शेर झुंडों में जबरदस्त जंगें छिड़ी रहती हैं। जंगल में जख्मी शेर आम दिख जाते हैं। शेरों की बढ़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है। हर शेर को अपना इलाका चाहिए, इसलिए इनके आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर फॉरेस्ट इतने सारे एशियाई शेरों के लिए काफी नहीं है। दबंग शेर बाकी शेरों को जंगल के बाहर खदेड़ देते हैं, वहां जहां उनका पाला इंसान से पड़ता है। इन चारों शेर बच्चों का बाप अपना इलाका बचाते हुए मारा जा चुका है। ये भी मारे जाते अगर वहां से जान बचाकर ना भागते। तेंदुए भी इसका शिकार बनते हैं। मुकाबले में कोई भी हो, शेर उसे बर्दाश्त नहीं करता। एक वक्त था जब यह पूरा जंगल तेंदुओं का इलाका था, पर आज उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाता है। कोई जीव बड़ा हो या छोटा, एनिमल किंगडम के हर जीव का एक परिवार होता है। पालने, आपस में बात करने और एक साथ सीखने वाला। तो हम दुनिया भर में घूमकर पता लगाएंगे ये परिवार कैसे करते हैं ये सब। कुदरती खूबियों और जिंदगी से जुड़ी महारतों को निखार कर। तो आइए बियाबान में तलाशें जिंदगी के तमाम पहलू अमेजिंग एनिमल फैमिलीज में। आज हम अफ्रीका के मैदानों में चलेंगे, जहां ज़ेब्रा का कोटिंग सीजन चल रहा है। साफ नजर आता है, यहाँ पर प्रजनन के अधिकार की लड़ाई कोई मजाक नहीं है। मकैक्स को बच्चे इतने अच्छे लगते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी बच्चे को खिलाने लगता है, लेकिन माँ तो अपने बच्चे के लिए पॉसेसिव होती ही है। आप आमंत्रित हैं इन बड़ी मकड़ियों के एक खास सामाजिक कार्यक्रम में, जहां ये क्रस्टेशियंस साथ मिलकर पूरे साल के लिए अपने खाने का इंतजाम कर रही हैं। जब बात आती है कोटिंग की, तो सबसे ज्यादा शांत समझी जाने वाली एनिमल फैमिलीज भी बेचैन हो जाती हैं। मादा ज़ेब्रा साल में बस कुछ ही दिनों के लिए कोटिंग करती हैं, और नर ज़ेब्रा इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ये ज्यादातर शांत रहने और घास चरने वाले प्राणी ब्रीडिंग के लिए बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाते हैं। 350 किलो के ये स्टैलियंस अपना दबदबा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और लड़ाई चलती भी देर तक है, जिसमें रौब दिखाने के लिए काट खाना, लात मारना और पीछा करना आम बात है। पर प्यार का रास्ता कोई आसान थोड़ी ही होता है। अगर नर ने अपना दबदबा दिखाकर जीत हासिल कर भी ली, तो जरूरी नहीं कि मादा उसके प्रेम को स्वीकार कर ही ले।
पर अगर मैच बन जाता है तो झुंड में शांति और खुशी फिर लौट आती है और ठीक 13 महीनों बाद एक नन्हा बच्चा परिवार में शामिल हो जाता है। हर एनिमल फैमिली की शुरुआत रिलेशनशिप से होती है। फर्क ये है कि कुछ फैमिलीज में ये रिश्ते पल भर के लिए होते हैं, वहीं कुछ इन्हें जिंदगी भर निभाते हैं। इस छोटे रेप्टाइल के लिए रोमांस की डगर नई उड़ान लेकर आती है। सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबे ड्रेको लिजर्ड दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। पहली नजर में ये पेड़ पर चढ़ने वाले एक आम जीव दिखते हैं, पर जरूरत पड़ जाए तो हवा में उड़ना भी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर जल्दी में दूसरी जगह पहुंचना हो तो ड्रेकोज अपनी रिब्स और उससे जुड़ी त्वचा को बढ़ाकर पंखों में बदल सकते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 8 मीटर तक की छलांग लगाने की काबिलियत से ही इन्हें फ्लाइंग ड्रैगन जैसा नाम मिला है। पर मादाओं का दिल रिझाती है इनकी एक दूसरी रंगीन खासियत। नर के गले में एक खास तरह का टिश्यू होता है जिसे ड्यूलैप कहते हैं। उसे ये मादा को आकर्षित करने के लिए बढ़ा सकते हैं। गर्मियां इनके लिए मेटिंग सीजन होती हैं और इसी मौके पर ये अपने फ्लैप का दिखावा करते हैं। जैसे ही इन्हें आसपास कोई मादा नजर आती है, ये अपना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। नियॉन कलर के फ्लैग को उठाने का मतलब है ये मेटिंग में इंटरेस्टेड हैं। पर अगर वो ड्यूलैप देखकर खुश नहीं हुई तो इन लिजर्ड को नाचना भी बखूबी आता है। म्यूजिक बजे या ना बजे क्या फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि इतनी मेहनत हमेशा रंग लाए। पर चिंता की क्या बात, ये कलाकार ड्रेको अपनी रंगीन कलाकारी दिखाने के लिए कहीं और भी तो जा सकता है। क्या पता वहाँ किसी दूसरी मादा को इसका प्रदर्शन पसंद आ जाए। कुछ जीवों के लिए कोर्टशिप जिंदगी में बस एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस होता है। ऑस्ट्रेलिया की विशाल कटलफिश स्क्विड और ऑक्टोपस के ही परिवार की होती है। ये सॉफ्ट बॉडी सेफलोपॉड्स 60 सेंटीमीटर तक बड़ी और 10 किलो तक वजनी हो सकती हैं। हर साल करीब 1 लाख कटलफिश ऑस्ट्रेलिया के ठंडे दक्षिणी तट पर इकट्ठा होती हैं। दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा समूह जिसका एक ही मकसद होता है, मेटिंग। नर यहाँ मादाओं को रिझाने आते हैं। ज्यादा बड़े बुल अपना आकार और जीवन शक्ति का दिखावा करने के लिए अपना रंग चमकाते हैं, पर मुकाबला भयानक होता है। सबसे बड़ा नर मादाओं की चौकसी करता है, उन पर मंडराते हुए, उन्हें चट्टानों के बीच छिपाते और प्रतिद्वंदियों की तीखी नजरों से उन्हें बचाते हुए। 1 साल की छोटी सी जिंदगी में अपने जीन्स दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का ये बस एक ही मौका होता है। खतरा उठाते हुए बाकी बुल्स पहरे में बैठी मादाओं तक जाने की कोशिश करते हैं। इन सभी छोटे नर के पास चालाक योजना होती है। ये मादा के रंग में ढलकर रूप बदल लेते हैं और गार्ड की नजर से बचकर मादा के पास पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बुल का ध्यान भटक गया, यानी प्लान काम कर गया। पर ये क्या, ये तो अपने प्रतिद्वंदियों से भी चालाक निकला। एंट्री नहीं मिली। नर एक दूसरे पर रंग चमकाते हैं, जो इनकी जुबान में मुक्के दिखाने जैसा ही है, लेकिन मादा को पाना इतना आसान नहीं है। कई कोशिशों के बाद आखिर सबसे बड़े नर को कामयाबी मिल ही गई। धीरज का फल इस कटलफिश कोर्टशिप में रोमांटिक रहा। हर एनिमल फैमिली को रहने के लिए अपना घर चाहिए। कुछ प्रकृति के बनाए आश्रय को ही घर मानकर खुश हो जाते हैं, वहीं कुछ मकान बनाने में माहिर होते हैं। यूरोपियन बैडजर्स को उनकी रेसिंग कार जैसी स्ट्राइप से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनकी स्पीड कछुए से कम नहीं।
इन स्तनपाइयों के चौड़े शरीर और छोटे पैरों के कारण इनकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर इनके छोटे पैर चलने के बजाय खुदाई के लिए बने हैं। बैजर्स अच्छी खुदाई करते हैं और बहुत उत्साह के साथ करते हैं। अक्सर कचरे के ढेर में खोए रहते हैं और जमीन में सुरंगों और खोल वाले अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, जिन्हें सेट्स कहा जाता है। इन्हें जंगल में झाड़ियों और चट्टानों के अंदर रहना पसंद है, जहां वो अपने घर के एंट्रेंस इस तरह बनाते हैं कि वो शिकारियों को ना दिख पाएं। ये सोशल एनिमल्स ज्यादातर करीब 20 परिवार के बड़े समूह में रहते हैं, पर ये घर सिर्फ इन 2 का है। इस जोड़ी को बच्चे होने वाले हैं, तो घर बनाने के लिए मनपसंद जगह चुनने को मिली है। घर बनाने के लिए ये गीली मिट्टी चुनते हैं, जिसे खोदना आसान होता है, और जहां इनका फेवरेट खाना कछुए खूब मिल जाते हैं। सेट्स को सर्दियों के लिहाज से नर्म बनाने के लिए इसके अंदर घास फूस और पत्ते बिछाए जाते हैं। इन 2 प्रेमियों ने लगता है अपने सपनों का घर सजा लिया है। घोंसला बनाने की काबिलियत तो पक्षियों में होती ही है, लेकिन कुछ प्रजातियां अपने परिवार के लिए ज्यादा मजबूत घर पसंद करते हैं। सही भी है, डालियों पर रहने का क्या फायदा, जबकि आप पेड़ के अंदर रह सकते हैं। इस यूकलिप्टस पेड़ में नैनकीन केस्ट्रल्स का परिवार रहता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फाल्कन की प्रजाति है। अपना घोंसला बनाने की बजाय नैनकीन्स बने बनाए घर में रहना पसंद करते हैं। अगर इन्हें पेड़ का कोई कोटर या गुफा नहीं मिलती, तो ये दूसरे पक्षियों के खाली पड़े घोंसलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब नैनकीन जोड़े को रहने के लिए मनपसंद जगह मिल जाती है, तो वो उसे कई सीजन्स तक बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक बार में एक जोड़ा 3 से 4 बच्चों को पालता है। लगता है जगह कम पड़ गई, शायद इन्हें कोई बड़ा पेड़ ढूंढना चाहिए था। दूर यहाँ पर पाम कॉकटू को बिल्कुल ऊपर घर मिल गया है, और वो भी एक पूरा पेंट हाउस स्वीट। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में न्यू गिनी तक पाए जाने वाले ये बड़े पैरट्स अपने घर के अंदर ही घोंसला बनाना पसंद करते हैं, पेड़ के खोखल में अपने बच्चों के लिए तिनकों का प्लेटफॉर्म। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर अच्छी तरह मुआयना कर रहा है। नर पाम कॉकटूज बहुत ही घरेलू होते हैं और ऊंचाई पर बैठकर अपने घर की पूरे साल रखवाली करते हैं। इस प्राइम लोकेशन पर कोई झपट्टा नहीं मारेगा। कुछ जानवर अपने घर को जहाज जैसा बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। येलो हेडेड जॉफिश का नाम समुद्र के अंदर रहने वाले सबसे डरपोक जीवों में आता है। खतरे का अंदेशा मिलते ही ये रेत में छिप जाते हैं, और अगर खुदाई गहरी करनी हो तो बड़ा मुंह बहुत काम आता है। लगता है सॉफ्ट सबस्ट्रेट के साथ ये कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। ये अपने घर को लगातार साफ करते रहते हैं, साथ ही किनारे को साफ रखने का भी ध्यान रखते हैं। इतनी मेहनत की सबसे बड़ी वजह हो सकता है डर हो, लेकिन इनमें कलाकारी है, ये तो मानना ही होगा। एंट्रेंस को गिरने से बचाने के लिए पेबल्स का ढेर लगाया जा रहा है। घर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद भी फुर्तीले जॉफिश पहरेदारी करना जारी रखते हैं, ताकि इनके घर कोई बिन बुलाया अनचाहा मेहमान न आ जाए। हर एनिमल फैमिली में बच्चों की परवरिश का तरीका अलग होता है। कुछ जीव बच्चों के जन्म के बाद उन्हें पालने की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि कुछ बच्चों को जन्म से पहले ही खुद जीने के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर सांपों की तरह टाइपैन्स को भी उनकी पेरेंटिंग स्किल्स के लिए कोई अवार्ड नहीं मिल सकता। ये भी अपने बच्चों को जन्म से पहले ही छोड़ देते हैं। ये बहुत ही जहरीले सांप ऑस्ट्रेलेशिया के निवासी हैं। जमीन में रहने वाले टाइपैन्स की जिंदगी की शुरुआत सख्त अंडों से होती है, जो चट्टानों की दरारों या खाली बिलों में दिए जाते हैं।
मादा एक बार में करीब 2 दर्जन अंडे दे सकती है। 2.5 महीने बाद बच्चे अंडों की सतह तोड़कर बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। बाहर निकलने के संघर्ष में एग व्हाइट या एल्ब्यूमिन भी निकलता है। निकलते ही ये बच्चे 45 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये अकेले जरूर हैं, पर निहत्थे बिल्कुल नहीं। इन टाइपैन बच्चों के पास घातक जहर का पूरा भंडार है, जिससे ये खुद को बचाते हुए खाना ढूंढ सकते हैं। प्राइमेट्स अपनी प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखने और पोजेसिव होने में फर्क है। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में केकड़े खाने वाले इन मकैक के बच्चे जिंदगी के शुरुआती कुछ हफ्ते मां से बिल्कुल अलग नहीं होते। इसकी एक वजह है, झुंड की दूसरी मादाओं को शायद नवजात बच्चों का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो कई बार इन्हें चुराने की कोशिश करती हैं। जब माँ को पूरा भरोसा होता है कि उसका बच्चा सुरक्षित है, तब वो इन्हें परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों के साथ खेलने की अनुमति देती है, पर तब भी वो हमेशा पास होती है। ताज्जुब की बात नहीं कि इन बंदरों को लॉन्ग टेल्ड मकैक्स भी कहा जाता है। अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद ये मेहनती माएं एक दूसरे की देखभाल का भी वक्त निकाल लेती हैं। बच्चे इस फीमेल डोमिनेटेड ट्रूप में बड़े होते हैं। 15 महीनों का होने पर दूध पीना छोड़ते ही नर परिवार छोड़ देते हैं, पर उनकी बहनें पूरी जिंदगी परिवार के साथ रहती हैं। बच्चों की परवरिश का ये तरीका नर और मादा दोनों के लिए ही अच्छा है। बच्चों की परवरिश इस एनिमल फैमिली की माओं के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ऑस्ट्रेलियन सी लायन की इस कॉलोनी की पॉपुलेशन में 1 की बढ़ोतरी हुई है। इन गर्म चट्टानों पर एक छोटे पप ने हाल ही में जन्म लिया है। नवजात का वजन 8 किलो तक हो सकता है। माँ 10 दिनों तक खुद बिना खाए पिए बच्चे को लगातार दूध पिलाकर जल्दी ही मोटा कर देती है। उसके बाद माँ मछली पकड़ने समुद्र में जाती है और बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए हर 2 दिन में आती जाती है। बचपन में ऑस्ट्रेलियन सी लायन के फर का रंग चॉकलेट ब्राउन होता है। 8 हफ्तों में इन बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं और ये वयस्कों जैसे दिखने लगते हैं। बड़े होने के साथ साथ बच्चे झुंड में घूमने लगते हैं। सब मिलकर अपनी माँ का इंतजार करते हैं कि वो उनके लिए ताज़ा खाना लेकर आएगी। इन बच्चों और पेरेंट्स का रिश्ता मजबूत होता है। ये तब तक चलता है जब तक बच्चे 18 महीने के होकर दूध पीना न छोड़ दें, और तब तक अगले बच्चे के आने का वक्त हो जाता है और इस मेहनती माँ के लिए वही सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। नए बच्चे के आने की खुशी चाहे कितनी भी हो, उसका जन्म हमेशा उतना गौरवशाली नहीं होता जितनी उम्मीद की जाती है। ये ब्लैक राइनो बच्चे को जन्म देने वाली है। इस प्रजाति को बचाने के लिए रखे गए स्पेशल ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कई मिनट इसी तरह बेचैनी से घूमने के बाद इस माँ ने अपने नवजात को मिट्टी के ढेर पर निकाल दिया है। बच्चा घबराया है, पर चोट नहीं लगी है। उसकी माँ प्यार से उसे खड़ा करने की कोशिश करती है। हालांकि माँ के मुकाबले बहुत छोटा है, पर ये बच्चा जन्म के वक्त 25 किलो जितना भारी होता है। कुछ मिनटों में ही ये खड़ा होकर घूमने लगता है। पहले लड़खड़ा रहा है, पर जल्द ही ये अच्छी तरह चलने लगेगा। जल्द ही अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ने और अपना खाना खुद खाने लगेगा, पर अपनी घास वाली डाइट के साथ ही ये दूध भी पीता रहेगा, कम से कम 18 महीनों तक। व्हाइट राइनो का बच्चा जन्म के वक्त अपने कम पाए जाने वाले कजिन के करीब दुगना भारी होता है और माँ की परवरिश पाकर जल्द ही और भी बड़ा हो जाता है। 6 महीने का होते होते ये करीब 100 किलो का हो जाता है। तो कोई ताजुब नहीं कि जल्द ही इनकी गिनती हाथी के बाद धरती के सबसे भारी जानवरों में होने लगे।
ब्लैक राइनो से ज्यादा बड़े होने के अलावा इनका ऊपरी होंठ भी ज्यादा बड़ा होता है, जो घास खाने में इनकी मदद करता है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ करीब 3 साल तक रहेगा, शिकारियों से सुरक्षित और आत्मनिर्भर होना सीखते हुए। उस वक्त ये इसे अपने पास से भगा देगी ताकि वो अपने अगले बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तैयार हो सके। इन्हें जाना जाता है इनकी बेहतरीन एक्शन मूवीज के लिए। खिलाड़ी अक्षय कुमार। मैं पर्दे पर हीरो हूँ, पर ये असल जिंदगी में हीरो है। ध्यान रखेंगे और रोमांच का मजा लेंगे। मैं पानी के बहुत करीब हूँ, ये मुलाकात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। Byju's Keep Learning Co-presents Into the Wild with Bear Grylls and Akshay Kumar. Co-powered by PolicyBazaar.com and PhonePe. Premiere शुक्रवार 11 सितंबर रात 8 बजे डिस्कवरी प्लस ऐप पर और प्रीमियर सोमवार 14 सितंबर रात 8 बजे डिस्कवरी पर। परिवार में आपस में संवाद करने की काबिलियत सभी जानवरों में होती है, लेकिन जानवर जितने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनका संवाद करने का तरीका भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। बॉटलनोज डॉल्फिन्स में इंसानों और वानरों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन टू बॉडी मास रेशियो होता है। इन्होंने साबित किया है कि परिस्थिति को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमदर्दी दिखाना इन्हें बखूबी आता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। इनके संवाद करने और संदेश भेजने का सबसे खास तरीका है साउंड, जो बखूबी समझ में आता है। शायद आप जानते ही हो कि हवा के मुकाबले पानी के अंदर आवाज 5 गुना ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है। डॉल्फिन्स के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होती। इनके ब्लो होल्स के पास बने एयर सैक से ये आवाज पैदा करती हैं, जो सीटी और क्लिक्स के रूप में होती हैं। अगर बॉटलनोज रिलैक्स्ड हैं, तो जिस यूनिक पैटर्न और फ्रीक्वेंसी की आवाज ये करती हैं, उसे सिग्नेचर विसल कहते हैं। यही हर डॉल्फिन के लिए अपनी अलग पहचान बनाने का तरीका भी है। पॉड्स के बदलते रूप को देखते हुए ये खासियत बहुत काम आती है, क्योंकि बच्चे जन्म लेने के साथ ही अलग हो जाते हैं। परिवार के खास सदस्य भी आपस में ये टोनल विसल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे माँ और बच्चे और करीबी रिश्तेदारों को लगातार कांटेक्ट में रहने में मदद मिलती है। खुशी और एक दूसरे की परवाह के अलावा आवाज का इस्तेमाल शिकार करने में भी किया जाता है। अगर आवाजें ज्यादा तेज और गहरी हो जाएं, इसका मतलब बच्चों को शिकारियों से सावधान किया जा रहा है। पर कुछ संदेश सीधे दिए जाएं तो ही अच्छा है। डॉल्फिन्स के लिए स्पर्श खास मायने रखता है, इसलिए संवाद के लिए ये बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। माँ और बच्चे अपने खास रिश्ते के तौर पर तैरने के दौरान अपने फिन से एक दूसरे को छूते हैं। नर अपना दबदबा दिखाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं या पूंछ से एक दूसरे को मारते और धक्का देते हैं। तो चाहे कोई भी तरीका अपनाए, ये गजब के बुद्धिमान जीव कमाल के कम्युनिकेटर्स होते हैं। कुछ जानवर जब खुद की मौजूदगी जताना चाहते हैं, तो उनकी आवाज बहुत तेज और साफ सुनाई देती है। आवाज के मामले में शेरों का कोई मुकाबला नहीं। शेर की दहाड़ प्रकृति की सबसे ऊंची आवाजों में से एक है, जिसे 8 किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है। उनकी दहाड़ उनके परिवार के बाकी सदस्यों को बताती है कि वो कहाँ हैं। वहीं दूसरे जानवरों के लिए चेतावनी है कि वो उनके इलाके से दूर रहें। चाहे ये शाही जानवर जंगली साम्राज्य के राजा माने जाते हों, इनकी फैमिली मैट्रियार्कल होती है, या यूं कहें कि पूरा परिवार मादा के इर्द गिर्द घूमता है। इनके लिए बातचीत का जरिया सिर्फ आवाज ही नहीं है, बल्कि ये सोशल कैट्स एक दूसरे से गंध के जरिए भी बातचीत करते हैं। हर झुंड की अपनी एक अलग गंध होती है, परिवार के हर सदस्य की गंध का मिश्रण। एक दूसरे से मिलते वक्त शेर आपस में सिर और गर्दन रगड़ते हैं। ये बर्ताव उन्हें गंध के जरिए एक दूसरे को पहचानने में मदद करता है। ऐसे मौकों पर शेर हल्की आवाज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो खुश हैं। खुशी जताने का उनका एक दूसरा तरीका भी है।
वो परिवार के सदस्यों और दोस्तों को चाटते हैं। स्वीकार करने का एक साफ मगर चिपचिपा तरीका। जब किसी एनिमल फैमिली के नन्हे बच्चे को खेलने के लिए बाहर जाना हो तो बहुत जरूरी है कि उनके चौकन्ने माँ बाप उन्हें इसकी मंजूरी दें। पोलर बेयर के कब्स अपने सुरक्षित डेन में से 12 हफ्ते बड़े होने के बाद ही बाहर निकलते हैं। ताजी हवा और धूप से इन नन्हे बच्चों को खेलने के लिए ऊर्जा और उत्साह मिल जाता है। सोती हुई माँ को दीवार समझकर लांघना शायद इन चंचल बच्चों को बहुत पसंद है, और एक दूसरे को च्यू टॉय समझना भी। ये दूसरी माँ तसल्ली से अपने बच्चे को मस्ती करने दे रही है। इतना धीरज क्या किसी और जीव में होगा? कुछ दिन बाद ये नन्हे भालू भी अपनी माँ के साथ खोज में निकल पड़ते हैं। इस बर्फीले वातावरण में खेलना ही सीखना है। ऐसे में कब्स कभी भी अपनी टीचर से दूर नहीं जाते। इन्हें करीब 2 साल तक ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद ये ग्रेजुएट हो जाएंगे और इनकी माँ अपने नए बच्चों पर ध्यान देने लगेगी। एक मजेदार खेल जिसमें इन समुद्री स्तनपाई बच्चों को माहिर होना है वो है आइस फ्लो जंपिंग। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ खूब सारी फ्लोटिंग शीट्स रखी हुई हैं। जमा हुई बर्फ न केवल चलने का रास्ता है बल्कि एक अच्छा ग्रूमिंग टूल भी है। साथ ही शिकार भी एक जरूरी सबक है। सील के ब्रीदिंग होल ने भालुओं का ध्यान खींचा है। इनके फेवरेट फूड की खुशबू से शायद इनकी भूख और बढ़ गई है। चलिए इस क्लास पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पोलर बेयर्स की इस बढ़ती फैमिली के लिए खेलना जल्द ही शिकार करने में बदलने वाला है। ऐसे मौके हर माँ के साथ आते हैं जब वो चाहती है कि उसके बच्चे कुछ देर दूर जाकर खेलें और उसे अपने लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। ये यूरेशियन लिंक्स अपने बच्चों को सुपर पावरफुल लग रही होगी। किसी पर माउंट क्लाइंबिंग करना आसान बात तो नहीं। माँ खुश है कि इसके बच्चे काफी जरूरी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जंगली बिल्लियाँ खुद से 4 गुना बड़े जीवों का शिकार करती हैं, जिसके लिए ये वजन और तेजी का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाती हैं और हिरन या जंगली सुअरों को मार गिराती हैं। हमला करने के बाद ये अपने शिकार का दम घुटाने के लिए उसका मुंह और नाक दबा देती हैं। शिकार पर निकलना शुरू करने के लिए अभी इन बच्चों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। तब तक खेल खेल में लड़ना झगड़ना और जिंदगी के जरूरी सबक सीखना यूं ही चलता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जंगल की जिंदगी बहुत मुश्किल है और कुछ एनवायरमेंट्स तो खास तौर पर इतने चुनौती भरे होते हैं कि सर्वाइवल स्किल्स सीखनी ही पड़ती हैं। एंटार्क्टिक और उसके आसपास के आइलैंड्स ठंड से जमे रहते हैं, जहां रहना नामुमकिन है, पर फिर भी इन मजबूत पक्षी की कुछ प्रजातियां यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हैं। पेंगुइन्स इतने सर्द मौसम में भी रह लेते हैं। वजह है इनके खूब सारे क्लेवर अडेप्टेशंस। खुद को गर्म रखने के लिए इनमें इंसुलेटिंग पैड की परत होती है। इनके शरीर का 30% भार सिर्फ चर्बी ही है। इनके पंख भी इन्हें सर्दी से बचाते हैं। दुनिया के सभी पक्षियों में से पेंगुइन्स के पंख सबसे घने होते हैं। इनके कोट्स की 2 परत होती हैं। छोटे बाहरी पंख जो नीचे के अंडरकोट को ढकते हुए उसके लिए वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ बैरियर का काम करते हैं। ये अपने पंखों को फुला सकते हैं, जिससे हवा के फंसने से इंसुलेशन और बढ़ जाता है। एक और तरीका है जिससे ये गर्म रह पाते हैं, वो ये कि कॉलोनी के सारे सदस्य पास पास रहते हैं। सभी के शरीर की गर्मी मिलने के अलावा इस आदत से एक और फायदा है।
और वो है सुरक्षा। झुंड में रहने के कारण ऊपर उड़ रहे शिकारियों को कोई अकेला घूमता शिकार नहीं मिल पाता। पेंगुइन्स की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के किनारे गुजरता है, इसीलिए इन पर लेपर्ड सील्स और ऑर्किड्स के पॉड्स का हमला आसानी से हो सकता है। पर इनका खास ब्लैक एंड व्हाइट कोट इन्हें अलग ही तरह का कैमोफ्लेज देता है, जिसे काउंटर शेडिंग कहते हैं, जो इन्हें शिकारियों और शिकार दोनों से पानी के अंदर छिपने में मदद करता है। अगर नीचे से देखें तो इनके अंदर सफेद रंग का पेट पानी की सतह से आती रोशनी से मिल जाता है, और ऊपर से देखने पर इनका काला रंग पानी के गहरे रंग में मिल जाता है। पेंगुइन्स के तैरने का हुनर भी उन्हें किसी भी खतरे से बचने या शिकार को पकड़ने में मददगार होता है। कुछ प्रजातियों की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और पीछा किए जाने पर वो चकमा देने के लिए अचानक अपनी चाल और दिशा भी बदल सकती हैं। फेदरी टॉर्पीडोज की तरह पानी के अंदर तेजी से तैरने के अलावा पेंगुइन्स सतह पर कलाबाजी भी कर सकते हैं, बिल्कुल डॉल्फिन की तरह। ये हमेशा पानी में रहने के लिए कारगर तो नहीं, लेकिन इससे ये पक्षी थोड़ी थोड़ी देर में सांस ले पाते हैं और लंबा सफर करने के लिए स्टैमिना भी। पानी में अंदर बाहर होना इनके शिकारों को चकमा दे देता है और साथ ही इन्हें किसी खतरे से बचाता भी है। ये पक्षी चाहे उड़ नहीं सकते, पर जल से भाग निकलने में ये बहुत माहिर हैं। ये है प्रकृति का विशाल घर। यहाँ के नियम किसी के लिए नहीं बदलते, चाहे वो नायक हो या खलनायक, राजा हो या रानी। यहाँ हर दिन है जीवन और मृत्यु की कहानी। देखिए कुछ चुनिंदा फिल्में जो प्रकृति को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। फ्राइडे ब्लॉकबस्टर्स, शुक्रवार रात 9 बजे एनिमल प्लैनेट HD पर। एक और प्राणी है जो ऊंची छलांग लगाकर चकमा दे सकता है, इम्पाला। मध्यम आकार का हिरन परिवार का सदस्य जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एक छलांग में ये 2 मीटर ऊंचा उछल सकता है और 9 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कुछ बहुत ही तेज दौड़ने वाले जानवरों के शिकार से बचने के लिए इम्पाला की जेनरेशंस को इस प्लैनेट ने तेज दौड़ने का वरदान दे दिया है। हालांकि ये शेर चीते को मात तो नहीं दे सकते, लेकिन खतरे से बचने के लिए दौड़ते वक्त अचानक रुककर पलटते हुए आड़े तिरछे भागते हुए 9-2-11 हो सकते हैं। सुनहरे रंग रूप की वजह से इम्पाला खाने की खोज करते वक्त आसानी से दिखाई नहीं देते, इसीलिए शिकारियों की नजरों से बच निकलते हैं। अपने बचाव के लिए ये हमेशा बड़े झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने की वजह से इन्हें मैदानों में सुरक्षा मिलती है। खतरे का अंदेशा होते ही ये पूरे परिवार को आवाज करके आगाह कर देते हैं। बचना है तो भागना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप के चुनौतीपूर्ण माहौल में जानवरों को जिंदगी के अलग अलग चरणों में अपनी सामाजिक आदतें बदलनी पड़ती हैं। चीते के बच्चे जिंदगी का पहला साल परिवार के साथ बिताते हैं, यानी माँ और करीब 7 भाई बहन। जब उन्हें माता पिता के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती, वो घर छोड़ देते हैं, पर ग्रुप में और मदद के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक कि शिकार करने में माहिर नहीं हो जाते। शेर से अलग वयस्क चीते झुंड में नहीं रहते। नर ज्यादातर ज्यादा सोशल होते हैं। भाई भाई मिलकर छोटा झुंड यानी कोएलिशंस बनाते हैं, जिसे वो अपने यूरिन, फीसिस और पेड़ों पर खरोच करके चिन्हित करते हैं। नर मादाओं को अपने इलाके में घूमने देते हैं, लेकिन मेटिंग करने और बच्चों को पालने के अलावा बाकी वक्त ये अकेले ही बिताते हैं। अपनी मशहूर स्पीड और ताकत के साथ ये शानदार शिकारी अफ्रीका के जंगलों में अपनी देखभाल अकेले ही बहुत अच्छी तरह से कर लेने में सक्षम हैं। वो सभी जानवर जो परिवार में रहते हैं
उन्हें एक सिस्टम का फायदा मिलता है, जिस वजह से उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय रहती हैं। यहाँ तक कि जो जीव अकेले रहते हैं वो भी कभी न कभी झुंड की हलचल का एहसास जरूर करते हैं, चाहे मीटिंग के वक्त या जरूरत के समय। विशाल स्पाइडर क्रैब्स दुनिया के सबसे बड़े क्रस्टेशियंस हैं। उनके पैर ही आधा मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। सभी क्रैब्स की तरह उनकी भी सख्त एक्सोस्केलेटन शेल है, जिसे कैरापेस कहते हैं। ये न सिर्फ इनके मुलायम शरीर को बचाता है, बल्कि बढ़ने से भी रोकता है। क्योंकि ये क्रस्टेशियंस 100 साल तक जीते हैं, इससे एक परेशानी भी होती है। इसीलिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन तट पर एनुअल मैसिव माइग्रेशन होता है, जहां लाखों क्रैब्स आकर अपना कैरापेस उतारते हैं, जिससे इसके अंदर बढ़ रहे रिप्लेसमेंट को जगह मिल सके। ये बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला जमावड़ा होता है, जिसमें शिकारियों से बचने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय के लिए इन जीवों का रक्षा कवच उतर जाता है, इसीलिए ये हमले की चपेट में आ सकते हैं। पर ये इतनी बड़ी संख्या में एक साथ होते हैं कि शिकार कुछ नहीं कर पाते। कवच उतारने से एक दिन पहले क्रैब समुद्र का पानी निगलकर फूल जाते हैं, जिससे पुराना शेल दरारों से उतरकर अलग हो जाता है। पुराने कवच से बाहर निकलने में करीब 20 मिनट लगते हैं। तब तक उन्हें समुद्र तल पर ही रहना पड़ता है। नए कैरापेस को सख्त होने में 1 महीना लगता है। इस दौरान क्रस्टेशियन साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए। इसके बाद ये अपने रास्ते चल पड़ते हैं। फिर मिलने के लिए इन्हें अगले साल फिर से कवच उतारने आना होगा। खाने की खोज हर एनिमल फैमिली की पहली प्राथमिकता होती है। कुछ खुशकिस्मत को ये आसानी से मिल जाता है। भूरे भालू खतरनाक शिकारी होते हैं। शिकार की तलाश में ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं। इनका वजन 500 किलो तक होता है और अपने वजन का इन्हें बहुत फायदा भी मिलता है। ये बहुत ताकतवर होते हैं। भारी भरकम मस्कुलर बॉडी के कारण पंजे के एक वार से ही ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से मार गिराते हैं। भारी होने के बावजूद ये भाग सकते हैं, वो भी 1 घंटे में लगभग 55 किलोमीटर की रफ्तार से। पर साल के कुछ महीने ये शिकार के पीछे नहीं, बल्कि शिकार खुद इनके पीछे आता है। सितंबर से नवंबर तक उत्तरी अमेरिका की नदियों में सैमन स्पॉन की भरमार रहती है। इस भारी माइग्रेशन की वजह से भालुओं को बहुत सारी मछलियां घर बैठे मिल जाती हैं। इन्हें बस उनके आने का इंतजार करना है और पेट भरकर खाना है। तेज दांत और पंजे शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करते हैं। गहरे पानी से भी इन्हें कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। अच्छी ताजा मछलियों की दावत के लिए भीगना किसे मंजूर नहीं, लेकिन खाने में सिर्फ सैमन से ही काम कैसे चलेगा। भूरे भालू सब कुछ खाते हैं। सीजन और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर तरह के फल फूल और कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवरों तक सब इनके मेन्यू में शामिल हैं। खाने को खोजने में इन्हें भरोसा है अपने नाक पर। एनिमल किंगडम में इनकी सूंघने की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। 30 किलोमीटर दूर से ही ये अपने शिकार की गंध ले लेते हैं। शिकार की भनक लगते ही ये अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं, ताकि बारीकी से शिकार का पता लगा सकें। शिकार से 3 मीटर की दूरी रह जाने के बाद इन्हें एक डर सताने लगता है कि इनके और शिकार के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। अफ्रीका का एक और निवासी खोज पर निकला है, परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए। हाइनास अपनी स्कैवेंजिंग स्किल्स के लिए मशहूर हैं।
पर साथ ही ये चालाक शिकारी भी हैं। ये झुंड एक टोपी को घेर रहा है। झुंड में जितने ज्यादा शिकारी, शिकार भी उतना ही बड़ा कर सकते हैं। अभी तो उसकी जान बच गई, पर यहाँ पीछा किया जा रहा है। हाइनास की खासियत है कमजोर की तलाश करना और फिर पीछा करके उसे दबोच लेना। पर इतनी कोशिशों के बाद भी कोई शिकार पंजे में नहीं आया। इस हाइना को एक मरा हुआ जानवर मिल गया है। इसके जबड़े इतने मजबूत हैं कि कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। चमड़ा, सींग, दांत और हड्डियां सब चबा ली जाएंगी। पानी के गड्ढे न सिर्फ पीने के लिए बल्कि खाना बचाकर रखने के लिए भी काम आते हैं। इस ताजा भोजन को खाने वाले अभी यहाँ बहुत हैं। गिद्धों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपनी बारी का इंतजार कर रहे इस गिद्ध के पास ये हाइना आया है। सूंघकर शायद अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का जायजा ले रहा है। लगता है इस जंगली ढाबे में सबके लिए खूब सारा खाना है, जहां खाने वालों में कोई भेदभाव नहीं। एनिमल वर्ल्ड में अच्छी ग्रूमिंग से अच्छी बात और कुछ भी नहीं। इससे हेल्थ और हाइजीन दोनों सुधरती है। मियरकैट फैमिलीज में साफ होना एक ग्रुप एक्टिविटी है। दांत भी इन मिनिएचर मोंगूज का एक हथियार है, जिनसे इन्हें कीड़ों को पकड़ने में मदद मिलती है। वैसे तो खुद की सफाई खुद की जा सकती है, पर अगर हाथ बटाने के लिए एक दो दोस्त मिल जाएं, तो फिर कहना ही क्या। ये सफाई अभियान जुएं निकालने के साथ साथ परिवार के आपसी रिश्ते को मजबूत भी बनाता है। फर के ऊपर लग रही मुंह की लार अलग अलग झुंड के सदस्यों की पहचान कराती है, जिससे अपने पराये का भेद करने में आसानी हो जाती है। ग्रूमिंग पैटर्न्स का असर सोशल स्टेटस पर भी पड़ता है। अगर अच्छी ग्रूमिंग स्किल है तो इसके दम पर कम रैंक वाले सदस्य प्रभावशाली सदस्यों में शामिल हो जाते हैं। व्हाइट टेल्ड डियर फैमिली में ग्रूमिंग बहुत ही आराम से की जाती है। इस हिरनी की लंबी जीभ इसके बच्चे के शरीर को अच्छी तरह से साफ कर पा रही है। स्नान पूरा हुआ। अब ये बच्चा पत्तों के ढेर में बैठकर छिप गया है। इसका साफ और चमकीला कोट पत्तों के रंग में ढल गया है। डियर फैमिली में भी म्यूचुअल ग्रूमिंग काफी आम है। शुरुआत होती है प्रभावशाली मेंबर्स से और बाकी सब भी साथ जुड़ने लगते हैं। मकसद होता है जुएं निकालना। ज्यादातर प्राणियों में माँ और बच्चे का रिश्ता बनते ही मजबूत हो जाता है, पर हिरणों में कोशिश करने पर ये मजबूत होता है। ग्रूमिंग इन 2 जनरेशंस की आपस में पहचान बढ़ाने में काफी मददगार होती है। सेवा करने से ये रिश्ता मजबूत होता जाता है। अब जब इसका बच्चा नहा धोकर दूध पी रहा है, ये हिरनी आराम से चर सकती है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो और उसका बच्चा सभ्य हिरन है। धरती के सबसे फुर्तीले जानवर को भी कई बार थोड़े आराम की जरूरत होती है। चीते सामाजिक प्राणी नहीं होते और ये बहुत एक्टिव भी नहीं होते। बावजूद इसके ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये स्नीक कैट्स बस शिकार के दौरान ही कुछ वक्त के लिए दौड़ने की मेहनत करते हैं। अपनी कजिन्स घरेलू बिल्लियों की तरह ये भी अपना ज्यादातर वक्त आराम करने में बिताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है
कि चीते अपना सिर्फ 12% वक्त ही घूमने फिरने में बिताते हैं। बाकी बचे वक्त में ये आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि अफ्रीका की गर्मी से बचा जा सके। शावक के आसपास होने पर मादा ज्यादा सावधान रहती है। ये मम्मी ऊंचाई पर बैठकर खुद निगरानी कर रही है ताकि इसके बच्चों के आराम में कोई खलल न पड़े। कई बार पानी की कमी हो जाती है। उस वक्त ये जितनी हो सके उतनी एनर्जी बचाते हैं ताकि जब जरूरत हो तब वो काम आ सके। इससे बुरा क्या होगा जब आप पूरे दिन मेहनत करके आएं और आपके बेड पर कोई और सो रहा हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, फिर चाहे बेड सख्त चट्टान ही क्यों ना हो और इस इंटरलोपर को कुछ इस तरह जागना पड़ा हो। ऑस्ट्रेलियन सी लायंस मजबूत जानवर होते हैं। बहुत कम उम्र से ही बच्चे बिना माँ के रहना सीख जाते हैं, क्योंकि माँ को शिकार की तलाश में कई दिन बाहर रहना पड़ता है। पर जब वो लौटती है तो बच्चे को मिलती है माँ की नर्म गोद। अपने जैसी दूसरी प्रजातियों से अलग ये स्तनपाई पानी के बाहर भी उतने ही आराम से रहते हैं जितने अंदर। कई बार इन्हें पानी से 9 किलोमीटर तक दूर देखा गया है। लेकिन जब बात हो आराम करने की तो पानी के किनारे से अच्छा कुछ नहीं, और साथ में दर्जन भर रिश्तेदार हों तो उस सुकून का कहना ही क्या। वैसे तो धूप की गर्माहट में सूखी जमीन पर सोना सबसे मजेदार होता है, पर अगर जरूरत पड़ी तो नींद तो हल्के पानी में भी आ जाती है। आराम करना एक चैलेंज हो सकता है अगर आप हवा में सांस लेने वाले जानवर हैं, पर रहते हैं समुद्र में। दुनिया भर के सागर में समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियां फैली हैं, जिनमें से एक है हॉक्सबिल। इन रेप्टाइल्स का शरीर पानी में रहने के हिसाब से पूरी तरह अनुकूल हो चुका है, सिवाय एक चीज के, इनके पास गिल्स नहीं है। हमारी ही तरह इन्हें भी सांस लेने ऊपर आना पड़ता है, पर हमसे अलग ये एक बार में 5 घंटों तक पानी में डूबे रह सकते हैं। ये वक्त प्रजाति के हिसाब से बदल सकता है। कछुए सबसे कमजोर तब होते हैं जब वो सतह पर हों, क्योंकि तब उनका सख्त कवच नीचे से उनकी कोई रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए जब सोना होता है तो वो समुद्र तल में चले जाते हैं और किसी चट्टान के नीचे छिपकर आराम से सो जाते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। इसने पता लगाया है कि वॉबिगॉन्ग शार्क एक आरामदायक तकिया भी हो सकती है। इसे पता नहीं क्यों पत्थरों पर ही सोना पड़ा। सोते वक्त ऑक्सीजन बचाने के लिए कछुए अपनी मेटाबॉलिक रेट कम कर लेते हैं। ये कमाल की खासियत और छिपने की आरामदायक जगह दोनों मिलकर इतनी शांति देते हैं कि किसी की भी आंखें सुकून से मूंद जाएं। जब आपके परिवार में ही खूब सारे नटखट बच्चे हों, तो उन सबको एक साथ सुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये ब्राउन बेयर अपने बच्चों को घुमाने निकली है, शायद इस उम्मीद में कि ये शैतान सेना ताजा हवा में चलकर थक जाए। पर हुआ वही, कुछ थक कर सो गए, पर बाकी हार मानने को तैयार नहीं। छोटे बच्चों वाले पेरेंट अच्छी तरह जानते हैं कि झुंझलाहट आ जाना कितना आसान है।